चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज हम लोग देखेंगे समयांकों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डाटा, या डाटा कलेक्शन भी बोलते हैं इसको। ठीक। तो समयांकों का संग्रहण का आशय समयांकों को एकत्र किए जाने से है। ठीक। तो उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं कोई भी उद्देश्य से। तो सांख्यिकी रीतियां या अनुसंधान में समयांकों का संग्रहण प्रथम महत्वपूर्ण चरण है। सांख्यिकी अनुसंधान के विशाल भवन का निर्माण संकलित समयांकों की नींव पर होता है। ठीक। तो समयांक को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? नींव बोला जा रहा है रिसर्च का। यदि इसमें कोई दोष या त्रुटि रही तो सारे अनुसंधान को प्रभावित करेगा। ठीक। अगर हम डाटा कलेक्शन ही क्या करें, दोषपूर्ण या त्रुटिपूर्ण हो, कुछ गलती कर दे उसमें, तो पूरा अनुसंधान क्या हो जाएगा, हमारा प्रभावित होगा और वो निष्कर्ष जो होगा वो अशुद्ध होगा, निष्कर्ष हमारा। ठीक। इसलिए अनुसंधानकर्ता के लिए इस कार्य में अत्यधिक सतर्कता बरतनी बहुत आवश्यक है। तो एक बार क्वेश्चन आया था नेट में कि कौन से चरण में जब हम गलती करेंगे तो सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा या सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है रिसर्च पर। तो याद रखेगा, डाटा कलेक्शन में कोई भी गलती करने पर ना पूरा रिसर्च बर्बाद हो जाता है। डाटा कलेक्शन मेन डाटा कलेक्शन का चरण रहता है रिसर्च में। ठीक। तो अब देखेंगे हम लोग समयांकों के प्रकार। तो समयांकों के प्रकार इसमें भी वही बताया है, समयांक का समयांक क्या होता है वो बताया है। तो समयांक से हमारा उधर का आवाज थोड़ी आ रहा है। हेलो। जी सर बताइए। नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है ना? नहीं। तो समयांक से हमारा तात्पर्य तथ्यों की उन समूहों से है जो अगणित कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जो संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं। ठीक। एक उचित मात्रा की विशुद्धता शुद्धता के अनुसार किए गए या अनुमानित किए जाते हैं, किसी पूर्व निश्चित उद्देश्यों के लिए व्यवस्थित ढंग से एकत्र किए जाते हैं और जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। तो एक दूसरे से संबंधित रूप से भी क्या करते हैं हम लोग, इसे प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें क्या है, आधारों के हिसाब से बांटा गया है। तो सबसे पहले समयांकों की व्यवस्था के आधार पर बांटा गया है, ऑर्गेनाइज जैसे करते हैं उस आधार पे। फिर समयांकों के स्रोत के आधार पर बांटा गया है, ठीक, सोर्स ऑफ डाटा। और संकलन के हिसाब से, कलेक्शन के हिसाब से बांटा गया है। और विशेषता के आधार पे और अन्य प्रकार के भी क्या होते हैं, डाटा होते हैं। तो इन सब डाटा के बारे में पढ़ेंगे आज। तो व्यवस्था के आधार पर समयांकों के प्रकार, बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, व्यवस्था के आधार पे दो डाटा होते हैं। एक रॉ डाटा, असंसाधित समयांक बोलते हैं जिसको। तो रॉ डाटा वो क्या होता है, बस इसको इकट्ठा किए रहते हैं, हमारे लिए क्या होता है वो कच्चा होता है। अनुसूचियों तथा प्रश्नोत्तरियों के आधार पर संकलित अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त मौलिक समयांक असंसाधित समयांक अथवा कच्चे समयांक अथवा अव्यवस्थित समयांक कहलाते हैं। तो जो कच्चा होता है उसको क्या अभी हम लोग ना वर्गीकृत किए हैं ना टेबुलेशन किए हैं, बस अभी अभी प्राप्त किए हैं मौलिक हिसाब से। ठीक। क्वेश्चन आर भरवाए हैं या कुछ भी खुद से जाके कलेक्ट किए हैं, अभी अभी कलेक्ट किए हैं उसको, तो वो क्या हो जाएगा, असंसाधित डाटा कहलाएगा वही। ठीक। रॉ डाटा अभी कच्चा है, वो डाटा किसी प्रोसेस से गुजरा नहीं है। रॉ कब तक बोलेंगे, जब तक वो प्रोसेस से गुजरा नहीं है। प्रोसेस से गुजर जाए फिर वो रॉ डाटा नहीं होता। ठीक। तो अनसाधित समयांक रॉ डाटा मतलब जो अभी किसी प्रोसेस से नहीं गुजरा है ये। ठीक। मौलिक रूप से प्राप्त हुआ है अथवा कच्चे समयांक अव्यवस्थित समयांक कहलाते हैं। अव्यवस्थित जो समयांक रहेंगे वही कच्चे समयांक कहलाएंगे, जो व्यवस्थित नहीं रहेंगे। और प्रोसेस डाटा कौन से होते हैं, असंसाधित समर्थक कम से कम एक सांख्यिकी रीति
व्यवस्थीकरण, जैसे कि जो असंसाधित डाटा होते हैं, समयांक लिखा होगा वो समर्थक हो गया है। तो असंसाधित डाटा कम से कम एक रीति से अगर गुजर जाए, या तो व्यवस्थीकरण हो जाए, या वर्गीकरण हो जाए, या सारणीयन हो जाए, या गणना हो जाए, आदि से गुजरने वाले समयांक संसाधित समयांक अथवा व्यवस्थित समयांक कहलाते हैं। तो ये जो गुजर जाए, कोई एक प्रोसेस से भी गुजर जाए, तो वो क्या कहलाएंगे? प्रोसेस डाटा कहलाएंगे। एक प्रोसेस से, या दो प्रोसेस से, या तीन प्रोसेस से भी गुजर जाए, वो क्या कहलाते हैं? व्यवस्थित डाटा कहलाते हैं। वो व्यवस्थित है, मतलब अभी कच्चा नहीं है, अब वो रॉ नहीं रह गया। ठीक। मनोवैज्ञानिक, शैक्षणिक अथवा अन्य परीक्षणों में प्राप्त मौलिक समयांक रॉ डाटा को प्रायः यथा प्राप्त समयांक रॉ स्कोर कहते हैं ना, इसको याद रखेगा। रॉ स्कोर कहते हैं, इसको याद रखेगा। तो जो रॉ डाटा रहता है उसको रॉ स्कोर कहते हैं। ठीक। और असंसाधित समयांक को सांख्यिकी रीतियों के प्रयोग से समयांक ओ स्कोर, जेड समयांक, जेड स्कोर, टी स्कोर और मानकीकृत समयांक, स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर आदि में परिवर्तित किया जाता है, जो संसाधित समयांक होते हैं। तो ये सब स्कोर में परिवर्तित करते हैं उसको ना, टेबुलेशन के टाइम पे परिवर्तित किया जाता है। ओ स्कोर, जेड स्कोर, टी स्कोर, स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर। ठीक। अब इसके बाद देखेंगे स्रोत के आधार पर समयांक प्रकार, टाइप ऑफ डाटा बेस्ड ऑन सोर्स। तो सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता की सहायता करने वाले व्यक्ति को प्रगणक कहते हैं। जो सहायता करता है ना, मतलब अकेले अगर वो रिसर्च नहीं कर पाया तो किसी की सहायता ले लेता है। मतलब डाटा कलेक्शन क्या होता है, अगर विस्तृत क्षेत्र में करना हो तो मतलब वहां के मनुष्यों की सहायता लेता है वो, और जिसकी सहायता लेगा, मतलब वो स्वयं रिसर्च कर रहे हैं ना, किसी की सहायता ले रहे हैं यहाँ पे, तो जिसकी सहायता लेगा वो प्रगणक कहलाता है। इनमिनेटर, जब जबकि सूचना देने वाले व्यक्ति को रिस्पोंडेंट कहते हैं। ठीक। सूचक या रिस्पोंडेंट कहते हैं जो रिस्पॉन्स करता है। ठीक। जो सूचना देता है ना हमको, जो डाटा कलेक्ट करने जाते हैं, जो हमको सूचना देता है उसको रिस्पोंडेंट कहते हैं। सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए सूचना दो दो प्रकार के होते हैं। ठीक। तो दो प्रकार से सूचना प्राप्त होता है। एक तो एक्सटर्नल स्रोत रहता है, बाह्य स्रोत रहता है, और इंटरनल सोर्स रहता है। तो देखो, एक्सटर्नल स्रोत क्या होता है? आंतरिक समयांक, किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक स्पष्ट योजना बनाकर, कोई निश्चित उद्देश्य है, उसकी पूर्ति के लिए क्या करें हम लोग? स्पष्ट योजना बनाएं। यदि समयांक आंतरिक सोर्स से संकलित किए जाते हैं तो उन्हें आंतरिक डाटा कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे किसी नगर ए की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए उस नगर में रहने वाले व्यक्तियों के अध्ययन से प्राप्त समयांक आंतरिक समयांक कहलाएंगे। तो आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं तो वो व्यक्ति जो हमको डाटा देगा, तो अपने मतलब पर्सनल डाटा देगा वो हमको, कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, कितना कमाता है, कैसी उसकी स्थिति है, अमीर है कि गरीब है, तो अपना पर्सनल डाटा बता रहे हैं यहाँ पे। तो वो क्या है? इंटरनल सोर्स है, उसके अंदर से हम लोग निकाल रहे हैं उस चीज को। ठीक। तो इंटरनल है, वो पर्सनल डाटा बता रहे हैं अपना। तो एक्सटर्नल डाटा बाह्य स्रोत से प्राप्त समय बाह्य समय कहे जाते हैं। तो इसमें इतना ही लिखा है। बाह्य स्रोत मतलब एक्सटर्नल से जो हमको प्राप्त होना अन्य स्रोतों से, जैसे कि सरकारी कुछ डाटा से हमको मिल जाए स्रोत, या और कहीं से हमको जो मिल जाए, कोई संस्था में हमको डाटा मिल जाए जाने से, तो वो सब क्या हो जाएंगे? बाह्य बाह्य स्रोत से प्राप्त डाटा कहलाएंगे। ठीक है। मतलब दूसरे एक्सटर्नल स्रोत से डाटा जो प्राप्त होता है वो कहलाएंगे। ठीक। अब रेफरेंस ऑफ कलेक्शन, संग्रहण के आधार पे समयांक के दो विचार होते हैं। संग्रहण के आधार पर समयांकों के प्रकार, तो प्राथमिक डाटा और सेकेंडरी डाटा होता है कलेक्शन के आधार पे। तो प्राथमिक डाटा वे समयांक होते हैं जिन्हें अनुसंधान करने वाला अपने प्रयोगों में लाने के लिए पहली बार इकट्ठा करता है। तो मैं खुद जाऊंगा अगर रिसर्च कर रहा हूँ और पहली बार इकट्ठा कर रहा हूँ, डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो क्या कहलाता है? प्राथमिक स्रोत।
प्राथमिक डाटा कहलाता है, प्राइमरी डाटा कहलाता है। प्रथम बार संकलित होने के कारण उन्हें प्राथमिक समयांक कहा जाता है। और इस के कथनानुसार प्राथमिक आंकड़ों से यह आशा है कि वे मौलिक होते हैं। मौलिक मतलब अभी कोई उसका प्रयोग नहीं किया है। जब हम लोग खुद जाके ना स्वयं इकट्ठा करते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वो मौलिक होते हैं, वो उसी को मौलिक कहा जाता है। अर्थात जिनका सामूहिकरण बहुत ही कम या नहीं हुआ है, घटनाओं का संकलन या गणन उसी प्रकार किया जाता है जैसे पाया गया है। तो उसको हम लोग ऐसे ही कलेक्ट करेंगे जैसे हमको वो मिलेगा, उसमें कुछ हेर फेर नहीं करेंगे ना। मुख्य रूप से कच्चे पदार्थ होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति ग्रामीण ऋण के विषय में प्रथम बार नए सिरे से आंकड़े एकत्र करता है तो संकलित सामग्री उसके लिए प्राथमिक डाटा कहलाएगी। ठीक। अब द्वितीयक समयांक क्या होता है? वे समयांक होते हैं जिनका संकलन पहले से किसी अन्य व्यक्ति या अन्य संस्था द्वारा किया जा चुका होता है और अनुसंधानकर्ता उसको ही अपने प्रयोग में लाता है। यहाँ वहाँ संग्रहण नहीं करता, वरन किसी अन्य उद्देश्य के लिए संकलित सामग्री का प्रयोग में लाता है। तो वो क्या करता है, वो कोई अन्य संस्था डाटा कलेक्शन किया है उसका प्रयोग कर लेगा और यहाँ वह संग्रहण नहीं करता, वरन किसी अन्य उद्देश्य के लिए संकलित सामग्री का उपयोग कर लेता है। अब उसका उद्देश्य चाहे कोई भी रहे, वो अन्य उद्देश्य के लिए अपना क्या करेगा, सामग्री को प्रयोग में लाएगा। ठीक। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति सरकार द्वारा प्रकाशित विदेशी आयात निर्यात के संकलन का प्रयोग भुगतान संतुलन ज्ञात करने के लिए करता है, ठीक, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़े होंगे आप लोग, उसको ज्ञात करने के लिए क्या करें, कोई विदेशी जो प्रकाशित डाटा है उसमें क्या डाटा दिया गया है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है और इंपोर्ट कितना हो रहा है। तो उसको ज्ञात करने के लिए वो उसका उपयोग करे, बैलेंस ऑफ पेमेंट ज्ञात करने के लिए उपयोग करे, तो यह आयात और निर्यात संबंध उसके लिए द्वितीयक डाटा होंगे। इस प्रकार की सामग्री अपने मौलिक रूप में नहीं होते, वरन सारणी, प्रतिशत आदि में व्यक्त होती है। तो उसमें लिखा रहेगा कि 10% का आयात निर्यात हुआ है या 20% का आयात निर्यात हुआ है, वो अपने मौलिक रूप में नहीं रहता ना, वो सारणी के रूप में मिलेगा या किसी प्रतिशत के रूप में मिलेगा या डाटा के रूप में मिलेगा, ऐसे मिलता है ये। ठीक। ब्लेयर के शब्दों में द्वितीयक समयांक वे होते हैं जो पहले अस्तित्व में हैं और जो वर्तमान प्रश्नों के उत्तर में नहीं बल्कि किसी दूसरे उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं। ठीक। तो वर्तमान प्रश्न के उत्तर के लिए नहीं, दूसरी चीज के लिए उसको क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। ठीक। तो यहाँ तक समझ में आया? कोई कंफ्यूजन थोड़ी है यहाँ तक? टाइप ऑफ डाटा बेस्ड ऑन कैरेक्टर, तो विशेषताओं के आधार पे, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे डाटा को संकलित करते हैं हम लोग। तो कैरेक्टर के आधार पे दो प्रकार का संकलन होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक, उसी को पढ़ेंगे। ठीक। तो समयांकों की विशेषता के मापन के दो प्रकार होते हैं, एक को गुणात्मक मापन तथा दूसरे को मात्रात्मक मापन कहा जाता है। गुणात्मक मापन द्वारा किस प्रकार ऑफ व्हाट टाइप प्रश्न का उत्तर मिलता है, जबकि मात्रात्मक मापन द्वारा कितना, हाउ मच प्रश्न का उत्तर मिलता है। तो किस प्रकार का उत्तर मिलता है क्योंकि वो गुणात्मक होता है, और हाउ मच हम लोग किसी से पूछते हैं तो बताता है कि 1 किलो है, 2 किलो है, 1 kg है, 2 किलो है, 100 ग्राम है। और किस प्रकार में गुण का पता चलता है। ठीक। तो गुण की जब भी बात आए तो ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। एक गुणात्मक मात्रात्मक को हम लोग और पढ़ चुके हैं। देखिए गुणात्मक में क्या होता है, वह विशेषताएं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापी जा सकती, ठीक, नहीं मापा जा सकता, और इन्हें केवल उपस्थिति या अनुपस्थिति के रूप में लिया जाता है। ठीक। उसके अंदर है कि नहीं है वो गुण, उसको बस देखा जाता है इसमें। ठीक। जैसे कि ईमानदारी आपके अंदर है कि नहीं है, लालच
आपके अंदर है कि नहीं है। ठीक, ये सब चीज को इसमें देखा जाता है। तो गुणात्मक से संबंधित समयांक, गुणात्मक समयांक या वर्गीय समयांक, कैटेगरियल डाटा कहते हैं, इसी को कैटेगरियल डाटा भी कहते हैं ना, क्योंकि ये डाटा क्या होता है, मात्र चीजों को कैटेगरी में डिवाइड करता है। जैसे कि बताऊं कैटेगरियल मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं अच्छा को 3 कैटेगरी में बांट दूंगा। गुड, ये अच्छा हो गया, गुड। फिर बेटर रहेगा। फिर सबसे अच्छा कैटेगरी क्या हो जाएगा, बेस्ट कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक, तो इसको कैटेगरी में बांट दिया, तो वो तो या तो अच्छा है, या बेटर है, या सबसे अच्छा है। ठीक, तो इसको कैटेगरी में भी बांट के हम लोग बताते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कैटेगरियल डाटा बोला जाता है। ठीक, जैसे व्यक्तियों में बहरापन, अब बहरापन है तो कितना है, थोड़ा सुनाई देता है कि कम सुनाई देता है कि पूरा ही नहीं देता है। निर्धनता है तो कितना निर्धन है, कम गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है। ईमानदार है तो कितना ईमानदार है, बेरोजगारी, इसी ये सब चीज को क्या बताएगा, गुणात्मक डाटा बताता है। इस प्रकार के समयांक का वर्गीकरण गुण के आधार पर किया जाता है। यद्यपि गुण समयांकों के वर्गीकरण के अनेक संभव आधार हैं, परंतु मुख्य आधार स्थान या लोकेशन, प्रकार या गुण, काइंड ऑफ एट्रीब्यूट, समय, स्थान के आधार पर वर्गीकृत वर्गीकरण को भौगोलिक वर्गीकरण, ग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। प्रकार व गुण के आधार पर वर्गीकरण को वर्णात्मक वर्गीकरण, डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन या क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। समय के आधार पर वर्गीकरण को कालानुक्रम वर्गीकरण, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। ठीक, तो ये सब के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं हम किसी गुण को। ठीक है, अब गुणात्मक समयांक के भी क्या होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। तो गुणात्मक समयांक नॉमिनल क्वांटिटी डाटा जिसको बोला जाता है, और क्रमिक गुणात्मक समयांक रिंग क्वांटिटी डाटा। तो नॉमिनल देखिए क्या होगा, ये नाम मात्र होता है, ये नामित गुणात्मक समयांक। तो देखो यहाँ पे दिया है, छात्र के ग्रामीण तथा शहरी रूप में वर्गीकरण से प्राप्त समयांक नामित समयांक है। ठीक है, तो अब छात्र जो है वो कहाँ से है, ये तो ग्रामीण क्षेत्र से है। अब छात्र का वर्गीकरण कर रहे हैं हम लोग के पास, जो छात्र आ रहे हैं, ये तो ग्रामीण क्षेत्र से है या शहरी क्षेत्र से है, तो 2 ही होगा इसमें। ठीक, इसको और कैटेगराइज नहीं कर सकते, या तो ग्रामीण बोलेंगे या शहरी क्षेत्र से आते होंगे हमारे पास जो छात्र आते होंगे वो। ठीक, तो इस प्रकार अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो नॉमिनल डाटा बोलते हैं इसी को। ठीक है, जैसे कि किसी का हम लोग लिंग बताएं, मेल है कि फीमेल है, तो वो नॉमिनल डाटा है, इसको और वर्गीकृत नहीं कर सकते। स्त्री है या पुरुष है, ठीक, तो वो नॉमिनल डाटा में आ जाएगा। लेकिन यही क्या हो, रैंक डाटा समझना ना, यहाँ पे जब छात्रों की ऊंचाई के अनुसार उनको हम लोग विभाजित कर दें, जैसे कि कोई नाटा है तो बहुत छोटा है, ठीक, कोई बहुत छोटा है, फिर उससे कोई बड़ा है, उससे और बड़ा है, ठीक, नाटा सामान्य फिर लंबा है। तो ये समयांक जो हम लोग इकट्ठा करेंगे, डाटा इकट्ठा करेंगे, वो रेंज डाटा कहलाता है। ठीक, उसको एक रेंज दे दिए कि ये सबसे छोटा है, फिर ये सामान्य है, एवरेज हाइट है इसका, और ये सबसे लंबा है। ठीक, तो इस प्रकार जब हम लोग बांट के डाटा बताएं तो वो रेंज डाटा कहलाता है, यही क्वांटिटेटिव डाटा कहलाता है। ठीक, अब ये गुणात्मक तो हो गया, अब मात्रात्मक देखते हैं। ये परिणात्मक, ये इसी को मात्रात्मक भी बोला जाता है ना,
क्वांटिटेटिव को मात्रात्मक भी बोल देते हैं, परिमाणात्मक भी बोल देते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना है। वे विशेषताएं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है, उसका कोई माप हो गए, परिमाणात्मक या संख्यात्मक तथ्य न्यूमेरिकल फैक्ट कहलाती है, जो मापने योग्य विशेषता के चर वेरिएबल भी कहा जाता है। मापने योग्य विशेषता को चर भी कहा जाता है। जैसे कि लंबाई को हम माप सकते हैं, ठीक है ना, 6 फीट 2 इंच, 5 फीट 4 इंच पूरा मापा जाता है। लेकिन गुण को हम लोग नहीं माप सकते। वेट को माप सकते हैं, 1 किलोग्राम है, 1.5 किलो है, 1 किलो 25 ग्राम है, 2 किलो 50 ग्राम है, ऐसे करके भार को भी माप सकते हैं। समय को भी माप सकते हैं हम लोग, 1 घंटा हुआ कि 2 घंटा हुआ कि 1.5 घंटा हुआ, 2.5 घंटा हुआ। संख्या को भी हम लोग माप सकते हैं। ठीक, तो जिसको हम लोग माप सके वो क्वालिटेटिव डाटा में आ जाता है। अब परिमाणात्मक या मात्रात्मक समयांकों या चरों को पुनः दो प्रकार में विभाजित किया जाता है। तो इसमें ये डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल में आता है और कंटिन्यूटिव वेरिएबल सतत चर और असतत चर में आते हैं। ठीक, तो डिस्क्रिप्टिव वैल्यू क्या होता है, असतत चर या खंडित चर बोलते हैं, जो खंड में रहते हैं, वह चर क्या होता है उसको देख लीजिए। वह चर जिसमें मान परिमित हो या अपरिमित परंतु अलग अलग गणनीय हो, खंडित चर कहलाते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, जैसे कि छात्रों की संख्या, प्रति पृष्ठ गलतियों की संख्या, कर्मचारियों का मासिक वेतन आदि। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्ट वेरिएबल हो जाएगा। जैसे कि कर्मचारियों का वेतन दिया है, एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि कर्मचारी हैं, तो 5 कर्मचारी हैं, 5 कर्मचारी का वेतन कितना है, 5,000 है। फिर और 6 कर्मचारी हैं, मैनेजर लोग हैं, उनका वेतन मान लो 10,000 है। ठीक, फिर 7 कर्मचारी हैं, उनका अलग से वेतन कितना है, और ज्यादा है, 15,000 है। तो ये क्या हो जाएगा, खंडित डाटा हो जाएगा, खंड खंड में है डाटा। अब कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक, सतत या अखंडित चर। तो वह चर जो किसी अंतराल या अंतरालों में सैद्धांतिक रूप से या क्या हो, व्यवहारिक रूप से संभव हो या ना हो, प्रत्येक मान ले सकता है, सतत चर या खंडित चर कहलाता है। जैसे छात्रों की आयु, कर्मचारियों की कुल आय, व्यक्तियों की ऊंचाई आदि दोनों प्रकार के चरों के आधार पर आवृत्ति श्रेणी या आवृत्ति विवरण बनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे खंडित डाटा का भी मैं बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ, इससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। 2 खंड है हमारे पास। ठीक, इसमें क्या होगा, जो 0 से ऐसे करके 10 लिखा रहता है, फिर 10 से 20 लिखा रहता है, और 20 से फिर 30 रहेगा, और 30 से क्या रहेगा, 40 रहेगा। अब यहाँ पे मैं अगर क्या लूँ, छात्रों की आयु लूँ, तो 0 से 10 वर्ष वाले छात्र कितने हैं हमारे पास, समझ जाइए 8 छात्र हैं। और 10 के मध्य कितने आ रहे हैं, 10 छात्र आ रहे हैं। और 20 से 30 के मध्य कितने छात्र आ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे 18 छात्र आ रहे हैं। और 50 से 40 के मध्य कितने हैं, तो 40 छात्र आ जा रहे हैं। तो ये आवृत्ति हो गई, फ्रीक्वेंसी, और ये क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो इसी प्रकार हम लोग वर्ग में विभाजित कर देते हैं, और एक उनका क्या बता देते हैं, आवृत्ति विवरण बनाया जाता है। फिर आवृत्ति बता देते हैं कि इतने इतने लोग हैं। जैसे कि इसी को मैं एज मान लूं, तो 0 से 8 साल वाले, 0 से 10 साल वाले 8 जने हैं, 10 से 20 के मध्य कितने जने हैं, 10 जने हैं, 20 से 30 के मध्य 18 जने हैं, और 40 से 50 से 40 से 50 आएगा नहीं, 40 से 50 के मध्य 40 जने हैं। ऐसे करके उनका आवृत्ति डिसाइड कर दिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं। ठीक, अखंडित चर बोला जाता है इसको।
क्योंकि लगा कंटिन्यूअस है, ये लगातार है, बीच बीच में खंडित नहीं है ये, ठीक, इसलिए इसको कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं। किसी वस्तु से संबंधित संबंध उसी अदर डाटा देख रहे हैं ना, अब अदर डाटा में और क्या क्या आते हैं, तो किसी वस्तु से संबंधित संबंध उसी के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि उत्पादन से संबंधित संबंध, उत्पादन संबंध, सामाजिक समस्याओं से संबंधित संबंध, सामाजिक संबंध, आर्थिक समस्याओं से संबंधित संबंध, आर्थिक संबंध, व्यापारिक समस्याओं से संबंधित संबंध, व्यापारिक संबंध, शासन से संबंधित संबंध, शासकीय डाटा मतलब गवर्नमेंट डाटा इत्यादि बोला जाता है। तो ये सब क्या है, अन्य प्रकार के डाटा भी हो सकते हैं, ठीक। अब ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो हम लोग का प्राइमरी डाटा होता है वो कलेक्ट कैसे करते हैं, इसकी रीति क्या है उसको देखेंगे, क्योंकि सेकेंडरी डाटा तो हमको कलेक्ट करना नहीं पड़ता, हमको कलेक्ट किसको करना पड़ता है, याद रखिए, प्राइमरी डाटा को ही कलेक्ट करना पड़ता है। सेकेंडरी डाटा तो कलेक्ट किए हुए मिलता है हमको, कोई संस्था में चले जाते हैं और वहां से डाटा ले लेते हैं, उसको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं रहती, उसको रिसर्च में हम लोग क्या कर देते हैं, उपयोग कर लेते हैं। लेकिन जो प्राथमिक डाटा होती है उसको हम लोग को कलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, प्राथमिक संयंत्रों को एकत्र करने की मुख्य रीतियां देखेंगे, चाहे वो क्या हो, संगणना अनुसंधान हो या क्या हो, निदर्शन अनुसंधान हो। तो ये सब में दोनों प्रकार में क्या होता है, ये रीति काम आती है। संगणना अनुसंधान मतलब वही जिसमें पूरा पॉपुलेशन को क्या मानते हैं हम लोग, सैंपल मान के चलते हैं, पूरे पॉपुलेशन को हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, सैंपल मान के चलते हैं, उससे डाटा एकत्र करते हैं। और निदर्शन में सैंपल मतलब सैंपलिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अनुसंधान में उसका उपयोग करते हैं। तो प्राथमिक डाटा कलेक्ट कैसे मतलब एकत्र कैसे किया जाता है, कलेक्शन कैसे किया जाता है, उसी को देखेंगे। तो ये 5 प्रकार से कलेक्ट किया जाता है जो प्राथमिक डाटा है उसको। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता है, और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होता है। और तीसरा में क्या आ जाएगा, स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्त होता है इसमें, ठीक। तो इंफॉर्मेशन मिलता है लोकल कोरेस्पॉन्डेंट के द्वारा। और चौथा देखेंगे इसमें, सूचना देने वाले अर्थात जो सूचक होते हैं तो द्वारा प्रश्नावली भर दिया जाता है और सूचना प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन आर filled in by the informer और रिस्पोंडेंट, और प्रगणकों द्वारा सूचियां भरवाना। तो हमारी जो मदद करते हैं उसको प्रगणक बोलते हैं। इमुलेटर क्या करते हैं, शेड्यूल फिल करवाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन द्वारा हम लोग कैसे डाटा प्राप्त करते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, हम लोग खुद जाएंगे, डायरेक्ट मिलेंगे और डाटा कलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो इस रीति में अनुसंधान करता सूचना देने वाले से प्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित करके, ठीक है ना, उससे खुद जाके संबंध स्थापित करेगा, संबंध एकत्रित करता है। यह रीति बहुत सरल है, इसमें अनुसंधान करता स्वयं उन लोगों के संपर्क में आता है जिनके विषय में आंकड़े एकत्र करना चाहता है। यदि अनुसंधान करता व्यवहार कुशल, धैर्यवान और मेहनती है तो इस रीति द्वारा संकलित आंकड़े बहुत विश्वसनीय होते हैं। इस रीति में अनुसंधानकर्ता को निरीक्षण या अवलोकन का भारी सहारा लेना पड़ता है। और यूरोप में लीपले नामक सांख्यिकी, इसको एक बार और बताया था मैं, जो लीपले नामक जो सांख्यिकी उन्होंने इस रीति का प्रयोग किया था, ने इस रीति द्वारा मजदूर की आय संबंधी आंकड़े एकत्र किए थे। इस रीति का उपयोग आर्थर यंग द्वारा कृषि उत्पादन अध्ययनों में किया गया था, ठीक। तो इन दोनों ने इस रीति का प्रयोग किया था, खुद वहां पे गए थे, वहां रहे थे और अवलोकन किए थे, अवलोकन करके आंकड़ा एकत्र किए थे। इसमें एकदम जो डाटा मिलता है और बहुत ही ज्यादा शुद्ध रहता है, मतलब ओरिजिनल रहेगा, रियल रहेगा डाटा, ठीक। जहाँ शुद्धता पर अधिक, तो ये कौन सी परिस्थिति पर उपयुक्त होता है, कौन सी परिस्थिति पर उपयुक्त होता है ये देखेंगे। तो जहाँ शुद्धता पर अधिक जोर देना हो, एकदम आपको करेक्ट आंकड़ा चाहिए हो, अशुद्ध आंकड़ा नहीं चाहिए हो, तब आपको खुद जाना पड़ेगा।
जहाँ अनुसंधान का क्षेत्र सीमित या स्थानीय प्रकृति के हो, ठीक है ना। अनुसंधान क्षेत्र कम क्षेत्र में कर रहे हो, या क्या हो, एक स्थान में आप अनुसंधान कर रहे हो, तो स्थान में उस स्थानीय प्रकृति का हो, तो उस स्थान में जाके भी आप लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे डाटा संग्रहण कर सकते हैं, ठीक। जहां अनुसंधान के विषय में जटिलता के कारण या आवश्यक समझा जाता हो कि अनुसंधानकर्ता स्वयं उपस्थित रहे। तो अनुसंधान क्या है, आपका जटिल है, आप ही समझ रहे हो कि कैसे करना है, बाकी किसी को समझा के भेजोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, या कैसे कलेक्ट करना है। तो जब अनुसंधान का विषय क्या हो, जटिलता हो, तब आपको खुद जाना पड़ेगा और डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। जहां आंकड़े को गुप्त रखना हो, ठीक, और आंकड़ा क्या हो, किसी को बताना ना हो, आपको क्या रखना हो, गोपनीय रखना हो, तो आपको खुद जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप मुझे जानकारी बता सकते हैं करके बोलेंगे, तो लोग आंकड़ा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, डाटा देने के लिए, ठीक। जहाँ आंकड़ा गुप्त रखना हो तब ये विधि को अपनाया जाता है। जहाँ आंकड़ों की मौलिकता पर जोर देना हो, मौलिकता मतलब वही जो रॉ रहता है, आपको एकदम मौलिक डाटा चाहिए, फंडामेंटल डाटा चाहिए, तो तो क्या करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, डायरेक्ट पर्सनल खुद जा रहे हो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब ये क्या है, डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है, मौखिक अनुसंधान। ये भी डायरेक्ट है लेकिन कैसा है, ओरल है, ठीक। अनुसंधानकर्ता के क्षेत्र विस्तृत होने पर अनुसंधानकर्ता के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि वह प्रत्यक्ष रूप से, मतलब वहां खुद प्रत्यक्ष रूप से जा सके, रूप से अनुसंधान के क्षेत्र में सभी इकाइयों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर समय एकत्रित कर सके। ऐसी दशा में वह किसी ऐसे व्यक्ति से सूचना प्राप्त करता है जिसे उस विषय की जानकारी है, ठीक। इस रीति में अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष एवं मौखिक रूप से संबंधित व्यक्ति के बारे में अन्य जानकार व्यक्ति से, जिन्हें साक्षी कहते हैं, ठीक, सूचना प्राप्त करता है। उदाहरण देखिए यहाँ पे, कक्षा के विद्यार्थी के बारे में कोई सूचना कक्षा के मॉनिटर या कक्षा अध्यक्ष से प्राप्त करना, या श्रमिकों के बारे में कोई सूचना श्रम निरीक्षक या अन्य संबंधित अधिकारी से लेना, ये कैसा अनुसंधान होगा, ओरल, डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। जैसे कि हम लोग कोई गांव में गए और उस गांव के सीधा सरपंच को पकड़े और पूछे कि यहाँ व्यक्ति कितना कमा लेते हैं, लगभग कितना कमा लेते हैं, और क्या हाल चाल है, कैसी स्थिति है, डायरेक्ट सरपंच से पूछे और उसके हिसाब से क्या कर लिए, हम लोग अपना डाटा कलेक्ट कर लिए। तो इसमें किसी व्यक्ति से, मेन व्यक्ति से पूछ लेते हैं। जैसे कोई कक्षा में अगर हम लोग कोई कक्षा का में रिसर्च कर रहे हैं तो मॉनिटर को पकड़ लेंगे, उस कक्षा का, वहां पूछ लेंगे, ठीक। अगर श्रमिक के बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो सीधा श्रम निरीक्षक जो रहते हैं उनसे पूछ लेंगे, ठीक। लेबर इंस्पेक्टर से पूछ लेंगे कि क्या स्थिति है, श्रमिकों की क्या हाल चाल है, कितना वेतन है, कितना कमा लेते हैं एक दिन में, ये सब जानकारी वो खुद बता देंगे, उनसे पूछ लेते हैं, ठीक। तो इसमें क्या रहेगा, हम लोग जा तो रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन ओरल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, डायरेक्ट उन्हीं से संपर्क नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान तब भी आवश्यक होता है, तब है ना, ये तब भी आवश्यक होता है जब सूचनादाता सही उत्तर नहीं देना चाहता, ठीक। तो सही उत्तर नहीं देना चाहता तो किसी और व्यक्ति से पूछ लेते हैं हम जाके यहाँ पे। जैसे कि कोई व्यक्ति बताना नहीं चाहता तो गांव के सरपंच से पूछ लेंगे कि वो व्यक्ति कितना कमाता है, या उसके पड़ोसी से पूछ लेते हैं यहाँ पे, ठीक। जैसे आमदनी, उम्र, घर की स्थिति आदि के बारे में कई लोग जानकारी नहीं देना चाहते तो किसी दूसरे से पूछ लेते हैं। या सही उत्तर देने योग्य नहीं है, जैसे कि अशिक्षित है, नहीं बता पाते, इसीलिए जो शिक्षित आदमी पकड़ेंगे उनसे पूछ लेते हैं वहां पे क्या स्थिति है इनकी, क्या है, कैसा है, वो लोग जवाब दे लेते हैं, ठीक। तो ये किन दशाओं में की जाती है, यदि अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत हो, बड़ा हो अनुसंधान का क्षेत्र, सूचना देने वाले व्यक्ति से व्यक्तिगत संपर्क करना संभव ना हो, वे उसमें रुचि ना ले रहे हो, जो सूचना, जो हमारे जो सैंपल हैं वो इस रिसर्च में रुचि ही नहीं ले रहे हो, बताना ही नहीं चाह रहे हैं, वे जानबूझकर सूचना
वे जानबूझकर सूचना न देना चाहते हो या सूचना देने में असमर्थ हो, इस सब स्थिति में क्या होगा, हम लोग डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जब व्यक्ति किसी समस्या के संबंध में विरोधी विचार हो, नहीं बताना चाहता हो सीधा सीधा, जब समस्या से संबंधित व्यक्तियों के संपर्क करना उचित नहीं समझा जाए, तो उस व्यक्ति से पूछना उचित नहीं है कि आप कितना गरीब हो, ये पूछना उचित नहीं है, तो किसी दूसरे से हम पूछ लेते हैं। वहां पे जाके जो रिसर्चर होता है वो उसकी कंडीशन के बारे में दूसरी से पूछ लेता है। साधारणतः सरकार द्वारा नियुक्त समितियां या आयोग इस रीति का प्रयोग करते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, सरकार जो कमेटी वगैरह बनाती है तो वही लोग इस रीति का प्रयोग करते हैं। अपराधों और दंगों की जांच पड़ताल में इस रीति का प्रयोग किया जाता है। पूर्ति विभाग में निरीक्षक परिवारों के सदस्यों की संख्या की सत्यता की जांच पड़ोसी से पूछकर करता है। तो पूर्ति विभाग जो रहता है, जैसे राशन कार्ड बना, तो ये लोग इतने परिवार हैं कि नहीं है, वो खुद जाएंगे तो वो लोग झूठ बोल देंगे कि हम लोग तो हैं 10 जने। वो पड़ोसी से पूछता है जाके कि लोग 10 जने हैं कि नहीं है करके। ठीक, तो यही है डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक, तो दोनों में अंतर समझ में आया। उसमें हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, सीधा मिलेंगे उस व्यक्ति से जिसपे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। इसमें डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, उस व्यक्ति के जानकार से मिलेंगे, जो उसको जानता हो समझता हो, तो उससे डायरेक्ट पूछ लेंगे सबके बारे में कि क्या है कैसा है। ठीक, अब देखिए स्थानीय संवाददाताओं द्वारा जानकारी प्राप्त करना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, जैसे कि समाचार वाले क्या करते हैं कि समाचार वाले इसका उपयोग करते हैं, अपने संवाददाता रख देते हैं। अब वो लोग खुद तो नहीं पहुंच सकते तुरंत भोपाल, तो भोपाल में एक संवाददाता रख देंगे, एक दिल्ली में संवाददाता रख देंगे, एक छत्तीसगढ़ में रख देंगे, और उन्हीं से पूछते हैं कि हमारे डायरेक्ट लेके चलते हैं हमारे संवाददाता की ओर और जानते हैं वहाँ के हाल चाल बोलते हैं। तो इसमें हम लोग भी वैसे करेंगे। जिस जिस क्षेत्र में, अगर हमारा क्षेत्र का मतलब रिसर्च का क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो वहाँ एक एक संवाददाता नियुक्त कर देंगे। वो लोग हमको क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करके देते जाएंगे और हम लोग उसका उपयोग करेंगे, जो रिसर्चर रहेगा। ठीक, तो प्रगणक यहाँ पे नियुक्त कर देंगे हम लोग। इस स्थिति में स्थानीय स्रोतों द्वारा सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्स भी कहा जाता है। ठीक, तो वहाँ के लोकल सोर्स से हम लोग इंफॉर्मेशन ले लेंगे। इस रीति के अनुसार अनुसंधान करता विभिन्न स्थानों पर स्थानीय व्यक्ति नियुक्त कर देता है। वही के कोई स्थानीय व्यक्ति जो वहीं रहता है वहां नियुक्त कर देगा कि यहाँ की जानकारी मुझे आप दोगे, तो उसी को कोरस्पॉन्डेंट कहते हैं। ठीक, संवाददाता कहते हैं, जो समय समय पर अपने अनुभव के आधार पर अपेक्षित सूचनाएं भेजते रहते हैं। ये व्यक्ति संवाददाता कहलाते हैं। ठीक, संवाददाता लिख गया है, वो संवाददाता है वो। तो ये कब कब उपयोग किया जाता है, जब उच्च स्तर की शुद्धता की आवश्यकता ना हो, ज्यादा उच्च स्तर की शुद्धता की जरूरत ना हो हमको, थोड़ा मोड़ा मतलब उतना ज्यादा जरूरत ना हो शुद्धता की। अब बहुत ज्यादा जरूरत है तो खुद जाना पड़ेगा डाटा लेने के लिए। जब केवल अनुमान और प्रवृत्ति का ही का ही ज्ञान करनी हो, तो अनुमान और प्रवृत्ति ही ज्ञात करनी हो वहां पे। ठीक, जब अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत हो तब इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे समाचार पत्रों व पत्रिकाओं, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि द्वारा इस रीति का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। बाजार भाव, फसल का अनुमान आदि संबंधित आंकड़े प्राप्त करने में भी इस रीति का को अपनाया जाता है। सरकार द्वारा भी इस रीति का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये सब जगह इस रीति का प्रयोग करते हैं। अब क्या होगा, प्रश्नावली भरवा लेंगे हम लोग। इंफॉर्मेशन थ्रू द क्वेश्चन आर टू बी फिल्ड बाय द इंफॉर्मर। इस रीति के अंतर्गत अनुसंधान करता समय एकत्र करने के लिए प्रश्नावली, प्रश्नों की एक सूची जो सूचकांकों द्वारा स्वयं भरी जाती है। ठीक, तो क्वेश्चन आर बना के भेज देते हैं इसमें, तो वो लोग खुद हमको, उसमें प्रश्न रहते हैं और उसको फिल करके हमको वापस भेज देते हैं। तैयार की जाती है, उन व्यक्तियों को भरने के लिए दे दिया जाता है। ठीक, दे देते हैं जिससे सूचना प्राप्त करनी है। यदि
सूचकांकों के पास प्रश्नावली को डाक द्वारा भेजा जाता है तो इस रीति को डाक प्रश्नावली रीति कहते हैं। ठीक। मेल्ड क्वेश्चनर मेथड कहा जाता है। प्रश्नावली के साथ एक अनुरोध पत्र कवरिंग लेटर भी लगाया जाता है। उसमें अनुरोध किया जाता है कि आप मुझे सही सही जानकारी दें करके एक लेटर टाइप के लिख के भेजना पड़ता है कि मैं इस चीज में, तो उनको बताना पड़ता है कि सर मैं इस चीज में अनुसंधान कर रहा हूँ, तो मुझे इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी, और उसमें लिखना पड़ता है कि आपका जो डाटा दे रहे हैं वो क्या रहेगा, गुप्त रहेगा, किसी को बताया नहीं जाएगा। आप मुझे इन प्रश्नों के कृपया उत्तर देने के कृपा करें, ऐसा करके लेटर लिख के भेजना पड़ता है। सूचकांकों को यह आश्वासन दिया जाता है कि इनके द्वारा दी गई सूचना गुप्त रखी जाएगी तथा उनसे उनसे प्रश्नावलियां समय पर तथा सही सही भर कर भेजने का अनुरोध भी किया जाता है। ठीक। डाक द्वारा प्रश्नावली वापस मांगने के लिए टिकट लगा हुआ तथा पता लिखा हुआ लिफाफा भेजा जाता है। उसमें लिफाफा भर देंगे जिसमें हमारा पता हो, तो उसमें टिकट चिपका देंगे ताकि वो लोग भेजे तो उनको पैसा ऐसा ना देना पड़े, टिकट खरीदना ना पड़े और हमारे तक पहुंच जाए, जिससे सूचनाओं को प्रश्नावली भरकर भेजने में अपना धन व्यय करना ना पड़े। ठीक। तो इस रीति का प्रयोग कब करते हैं हम लोग? जब अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत हो, सूचक शिक्षित हो तथा आंकड़ों की उपयोगिता समझते हो। तो ये कब काम आएगा? जब हम लोग जो भेजे हैं वो शिक्षित व्यक्ति के पास भेजे हैं तभी तो काम का है। तो अशिक्षित व्यक्ति के पास भेज दिए तो वो तो भरना ही नहीं जानेगा। ठीक। तो जब सूचक जो है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो एजुकेटेड हो, शिक्षित हो तथा आंकड़ों की उपयोगिता समझता हो, वो ठीक समझे कि इसके लिए आंकड़ा जरूरी है, डाटा देना जरूरी है। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के लिए यह रीति अपनाई जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियां उपभोक्ताओं की राय या जानकारी प्राप्त करने के लिए इस रीति का प्रयोग करती है। ठीक। और शेड्यूल टू बी फिल्ड इन सिमुलेटर, तो इसमें प्रगणकों द्वारा क्या भरवाया जाता है? अनुसूची भरवाया जाता है। ठीक। इस रीति के अंतर्गत प्रगणकों को अनुसूची प्रश्नों की एक सूची जिसे प्रगणक स्वयं भरवाता है, ठीक, वो स्वयं लिखा है, देकर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता है। वह सूचकांकों के संपर्क करके उनसे उत्तर सूचियों में लिखते हैं। ठीक। तो जो हमारे प्रगणक होते हैं उनको शेड्यूल बना के भेज देंगे कि इन इन प्रश्नों के आपको उत्तर खोजने हैं, तो वो प्रश्न पूछेगा सामने वाले से। शेड्यूल में क्या होता है, इसमें प्रश्न लिखे रहते हैं, प्रश्न पूछेगा, वो लोग बताएंगे तो वो लोग लिखते हैं, फिर इसका उत्तर इसने ये दिया है। जैसे कि लोग बताएंगे कि आप लोग मोबाइल चलाते हैं, तो वो बोलेगा हाँ मैं मोबाइल चलाता हूँ, और इसमें थोड़ा डिटेल में लिखते हैं इसको। ठीक। जैसे कि अगर किसी बीमारी पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं तो आपको ये बीमारी कब से है, और क्या आप इसका इलाज करवा रहे हैं, कहाँ इलाज करवा रहे हैं, तो उसमें सब जो जो भी जानकारी देगा वो प्रगणक लोग भर मतलब भरते हैं उसमें जानकारी को। इस स्थिति में प्रगणों का वेतन प्रशिक्षण में काफी खर्च करना पड़ता है। ठीक। उनको कुछ वेतन भी देना पड़ता है क्योंकि आप लोग उसको नियुक्त किए हैं, और धन खर्च करना पड़ता है। अनुसूची तैयार करने में भी समय और धन का व्यय होता है। इस कारण इस रीति का प्रयोग केवल सरकार या वे संस्थाएं जो सुदृढ़ वित्तीय स्थिति में हो करती हैं। यह पद्धति सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और शोधों संस्थाओं आदि द्वारा काम में लाया जाता है। विश्व के सभी देश में जनगणना इसी रीति द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा, इसी रीति द्वारा क्या होता है, जनगणना की जाती है। जो प्रगणक होते हैं, जो आए रहते हैं ना, वो लोग हमसे सूचना भर के खुद लेके जाते हैं। ठीक। तो हर क्षेत्र में एक एक प्रगणक क्या कर देते हैं, नियुक्त कर देते हैं। अब द्वितीयक द्वितीयक समय का संग्रहण कैसे होता है ये देखेंगे। प्राथमिक का तो देखे हैं, तो द्वितीयक के लिए हमको कुछ मेहनत करना नहीं पड़ता। किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्र विश्लेषित एवं प्रकाशित सांख्यिकी सामग्री द्वितीयक समय कहलाती है। द्वितीयक समयांकों के प्रयोग में समयांकों के मौलिक संकलन की समस्या उत्पन्न नहीं होती। अतः यह कहा जा सकता है कि द्वितीयक समय संग्रहण
नहीं, बल्कि उनका उपयोग किया जाता है। तो इसको कलेक्ट नहीं बोला जा रहा है, बस उसका उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि कलेक्ट को तो कोई दूसरे लोग कर लिए रहते हैं, हम लोग उसका उपयोग बस करते हैं। तो इसमें दो प्रकार से होते हैं। एक प्रकाशित स्रोत होता है, जो क्या होता है, सरकार द्वारा या किसी संस्था द्वारा या स्कूल द्वारा या शोध संस्था द्वारा पब्लिश किया जाता है बीच बीच में, तो उसका उपयोग हम लोग कहाँ कर लेते हैं, अपने शोध में कर लेते हैं। और अप्रकाशित स्रोत होते हैं इसमें, जो पब्लिश नहीं हुआ रहता, वो भी किसी जरिए द्वारा हम लोग खोजते हैं और मिल जाता है, तो उसको शोध के लिए उपयोग कर लेते हैं। तो प्रकाशित डाटा में क्या क्या आता है, विभिन्न विषयों पर सरकारी जो गैर सरकारी संस्था होती है, अन्य अनुसंधानकर्ता महत्वपूर्ण समय एकत्र करके उन्हें समय समय पर प्रकाशित करते रहते हैं। प्रकाशित समयानको के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। तो देखिए कौन कौन से स्रोत प्रकाशित करते हैं समयानको, ठीक। तो इसका उपयोग हम लोग कर लेते हैं। सरकारी प्रकाशन, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, प्रत्येक देश की सरकारें संबंधित समय एकत्र करती है, प्रकाशित करवाती रहती है। ये समय बहुत विश्वसनीय और महत्वपूर्ण होते हैं। आजकल भारत में लगभग सभी मंत्रालय द्वारा अनेक प्रकार के सूचनाएं एवं समय प्रकाशित किए जाते हैं। प्रमुख सरकारी प्रकाशन जो इसमें बताया गया है ये सब है। तो भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, ये मासिक रूप से क्या करती है, अपना प्रकाशन करते रहती है, ठीक। स्टेटिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, ये भी वार्षिक रूप से ये प्रकाशन करती है। इसमें कुछ कुछ स्टेटिकल डाटा दिए रहती है, उसको उपयोग कर देते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे होता है, आर्थिक सर्वेक्षण, उसका भी डाटा उपयोग में लाया जा सकता है। और पंचवर्षीय योजना का प्रारूप या प्रगति रिपोर्ट, प्रोसेस प्रोसेस रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक। तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट भी और 5 ईयर प्लान का भी ड्राफ्ट बनता है, ठीक। उद्योग में वार्षिक सर्वेक्षण होता है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री। और इंडियन ट्रेड जर्नल, ये भी साप्ताहिक रूप से क्या करती है, प्रकाशन करती है। और जनगणना रिपोर्ट 2001, अभी तो जनगणना हुआ नहीं है, 2001 में हुआ है, 2011 में हुआ है, वो सब क्या हो जाएगा, दिलचस्प डाटा में आ जाएगा। मुद्रा एवं वित्तीय रिपोर्ट, ये सब क्या है, सरकारी डाटा में आता है। और अर्थशास्त्री में क्या होता है, नगर पालिका, नगर निगम, जिला बोर्ड विभिन्न प्रकार के आंकड़े संकलित करके प्रकाशित करवाते हैं, जैसे जन्म मरण संबंधी आंकड़ा, स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ा, शिक्षा संबंधी आंकड़ा। ये सब आंकड़ा जो अर्थशास्त्री संस्था है वो लोग क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पब्लिकेशन होता है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, आईएलओ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ आदि समय समय पर आंकड़ा का संकलन तथा प्रकाशन करती है। विदेशी सरकार के प्रकाशन भी इस वर्ग में आते हैं। ये प्रकाशन द्वितीयक आंकड़े के स्रोत में है। जो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन निम्नलिखित है, ठीक। तो मुख्य रूप से जो प्रकाशन होते हैं इंटरनेशनल, वो इसको बताया गया है। तो यूएन स्टेटिकल ईयर बुक, तो यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका है वो स्टेटिकल ईयर बुक निकालता है, ठीक। एनुअल रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, वो रिपोर्ट निकालता है। वो एनुअल रिपोर्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड सोशल कम्युनिकेशन ऑफ एशिया एंड स्पेसिफिक, जो रिपोर्ट निकालता है वो। और विश्व बैंक भी रिपोर्ट निकालता है, ठीक। विश्व बैंक, एनुअल रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक। आयोग और समिति की रिपोर्ट, सरकार या किसी अन्य संस्था द्वारा आयोग समिति नियुक्त की जाती है। देश की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन के लिए वे आयोग समिति संबंधी आंकड़े संकलित करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन, वित्तीय आयोग के प्रतिवेदन, रिपोर्ट ऑफ पे कमीशन, वेतन आयोग के प्रतिवेदन, और योजना रिपोर्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के प्रतिवेदन। तो ये सब लोग भी क्या निकालते हैं, रिपोर्ट निकालते हैं, ये जो कमीशन है वो सब, ठीक। और व्यापारिक वित्तीय संस्थानों के प्रकाशन, व्यापार परिषद, भारतीय उद्योग वाणिज्य संघ, जूट मिल एसोसिएशन आदि
संस्थाएं हिंदुस्तान लीवर इंडिया, बिरला ग्रुप, टाटा एंड सन्स लिमिटेड और स्कंद वर्जीनिया स्टॉक एक्सचेंज, ठीक, और प्रोडक्शन एक्सचेंज भी अनेक प्रकार के समय के एकत्रित और प्रकाशित करवाती है। ठीक, तो ये व्यापारिक संस्थानें हैं। और विश्वविद्यालय शोध संस्थान भी प्रकाशन करवाती है। विश्वविद्यालय रिसर्च ब्यूरो शोध संस्थान द्वारा अनेक प्रकार के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। तो कौन कौन से आंकड़े हैं? भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और व्यवहारिक आर्थिक शोध की राष्ट्रीय परिषद, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लीकेशन रिसर्च इकोनॉमिक्स रिसर्च, और राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और विश्वविद्यालय ब्यूरो और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या निकालती है? रिपोर्ट निकालती है। तो और समाचार पत्र पत्रिकाएं भी रिपोर्ट निकालती है, जैसे इकोनॉमिक्स टाइम्स, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, कॉमर्स, योजना, ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या निकालती है? समय समय पर रिपोर्ट में मतलब डाटा देती है, रिपोर्ट के द्वारा डाटा एक देती है। ये व्यक्तिगत शोधकर्ता के प्रकाशन, जो व्यक्तिगत भी शोधकर्ता होते हैं वो भी अपने डाटा क्या करवाते हैं? पेपर में पब्लिश करवाते हैं। व्यक्तिगत शोधकर्ता अपने शोध संबंधी आंकड़े को प्रकाशित कर देते हैं। ठीक, अब अप्रकाशित स्रोत में क्या कहा जाएगा? ये सब तो प्रकाशित होते हैं। अनेक शोध संस्थान, अर्ध सरकारी संस्थान, गैर सरकारी संस्थान, सार्वजनिक प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय आदि में योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति द्वारा एकत्र बहुत से आंकड़े अप्रकाशित रह जाते हैं। यदि वे आंकड़े उपलब्ध हो जाएं तो इन्हें द्वितीयक आंकड़े के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, तो इनको भी हम लोग क्या कर देंगे? द्वितीयक आंकड़े के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज डाटा कलेक्शन हो गया खत्म। ठीक, तो इतने प्रकार से डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों। तो ये सब स्रोत बताया हूँ, वो एक बार इसको रटते मत बैठे रहना ना, रटने वाला नहीं है ये, बस ऐसे देख के समझ जाना है। ठीक,